नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कुछ समाचार पत्रों की उन कतरनों की जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में समाचारों की सुर्खियाँ बनने वाले हैं। जी हाँ, आज दिल्ली से ही मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ईडी ने कल केजरीवाल को चौथा सम्मन भेज दिया। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि केजरीवाल ईडी को जवाब देकर लगातार 3 सम्मनों को ठुकराते रहे और चौथा सम्मन जब कल उनको दिया गया तो उन्होंने चौथे सम्मन को भी ठुकराते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार उनके प्रचार को रोकना चाहती है। वो चाहती है कि लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें जेल में भेज दिया जाए, जिससे कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार न कर सके। हालांकि ये राजनीतिक आरोप हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार केजरीवाल ने ये आरोप लगाया कि लगातार 2 साल से जांच हो रही है और फर्जी गवाहों और सबूतों के बल पर जो पहले अपराधी थे उन्हीं को गवाह बना के ईडी उनके मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में बंद रखे हैं। संजय सिंह सांसद को जेल में बंद किए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 साल में कोई भी सबूत ईडी के पास नहीं है। विभिन्न कोर्ट हैं ईडी से ये पूछ चुकी हैं कि आखिर इतने बड़े घपले घोटाले में उन्हें क्या मिला है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। और इसी से जुड़ा आम आदमी पार्टी से जुड़ा ही एक मामला है जो कि इंडिया गठबंधन के परीक्षा के तौर पर जाना जा रहा था। आप सभी लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी का जीतना तय था। इसे इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा के रूप में प्रचारित किया जा रहा, लेकिन अचानक ये बताया गया कि पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन ये चुनाव अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी को डर था? निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां दिखाई दे रही थी उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी जुड़े हुए होने के कारण निश्चित तौर पर उनको बहुमत मिलता दिखा। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या चुनाव जीतने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी विभिन्न षड्यंत्रों को रचती है? लगता तो ऐसा ही है। क्या हो जाता जो अगर मेयर के पद पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता? एक तरफ तो वो लोकतंत्र की दुहाई की बात करते हैं और दूसरी ओर विपक्ष के उम्मीदवारों को किसी भी तरह जीतने भी नहीं देना चाहते। एक तरह से ये लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र के लिए घातक भी। निश्चित तौर पर इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब इंडिया गठबंधन में जाने के संकेत दिए थे तो आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार उन मायावती के मुख्य मंत्रित्व काल की वो जांच है जो लगातार दबी हुई हैं। अभी तक उनका आता पता नहीं चल रहा है। अचानक उनको नोटिस दिया गया। इस प्रकार ये
ये दर्शाता है कि बीजेपी की केंद्र सरकार किस प्रकार सरकारी एजेंसियों के सहारे विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। ये देखा जाना भी ज़रूरी है कि जो भ्रष्टाचारी या तथाकथित भ्रष्टाचारी जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाता है तो उसके खिलाफ जांच बंद हो जाती है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और आम जनता को भी ये दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। निश्चित तौर पर अब आम जनता को ये फैसला करना होगा और अपनी बहुमत को इस प्रकार का देना होगा जिससे कि विपक्ष भी मजबूत रहे और वो जन आकांक्षाओं को पूरी करने में अपनी क्षमता लगा सके। अगर विपक्ष कमज़ोर होता है तो निश्चित तौर पर सत्ता दल तानाशाही की ओर बढ़ता है, जो कि न लोकतांत्रिक दृष्टि से अच्छा है और न ही किसी दृष्टि से अच्छा है। और एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। उसमें हालांकि मुख्य यजमान देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, लेकिन 22 जनवरी के दिन उनकी उपस्थिति गर्भगृह में एक सहयोगी के तौर पर, इसकी जानकारी हमने आपको एक अपने ब्लॉग में दे चुके हैं। लेकिन कल की जो खबर है कि सभी केंद्र के जो भी अंडर में आने वाले विभाग होंगे उनकी छुट्टी 22 जनवरी को रहेगी। हालांकि बताया गया कि 2:30 बजे तक रहेगी, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं जिस दिन अवकाश की बात हो रही है उस दिन कर्मचारी आते नहीं। तो निश्चित तौर पर जो सरकार शुक्रवार के दिन सदन में कुछ धर्म विशेष के सांसदों को नमाज पढ़ने के लिए आरोप प्रत्यारोप करती थी और ये कहती थी कि इन्हें कुछ समय सदन का काम बाधित करने का कोई औचित्य नहीं है और विपक्षी दलों के सरकारों पर आरोप लगाती थी कि वो तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि 22 जनवरी को आप केंद्र के विभागों की छुट्टियां करके किस तरह का संदेश आम जनता को देना चाहते हैं, या अपने सिद्धांत को ही खारिज नहीं कर रहे हैं? ये एक प्रश्न। जब आप आरोप लगाते हैं कि इतने दिन सदन की छुट्टी देने से तुष्टीकरण होता है, सदन का कार्य बाधित होता है और सरकारी धन की हानि होती है, तो क्या आप बताएंगे कि आप सभी केंद्र सरकार के विभागों के अवकाश घोषित करके देश को एक तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर सरकार का काम केवल किसी भी योजना को बनाना है और उसका सही तरह से क्रियान्वयन हो, इसको देखना है। सरकार का काम मंदिर बनवाना नहीं है, हनुमान चालीसा करवाना नहीं है, या विभिन्न मंदिरों में सफाई व्यवस्था आदि कराना नहीं। सरकार केवल व्यवस्था में सहयोग कर सकती है, वो ऐसा सिस्टम विकसित कर सकती है जिससे कि सभी को लाभ मिले और सभी व्यवस्थाएं ठीक से चलती रहें। लेकिन जब सरकार खुद ही हनुमान चालीसा का आयोजन सरकारी तौर पर करती है, अपने
सांसदों और मंत्रियों की ड्यूटी लगाती है कि वो इस प्रकार की व्यवस्था करें कि अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को अयोध्या पहुंचाने के लिए सरकारी गाड़ियां, बसों आदि की व्यवस्था करें और उन्हें यात्रा कराएं। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि जो संविधान है, जो कि हम लोगों को किसी भी धर्म जात की ओर दुर्भावनावश न देखने का और सभी लोगों को अपने आस्था के अनुसार अपनी पूजा पद्धति करने का अधिकार है, तो किस प्रकार सहयोग सरकार उसमें सक्रिय भूमिका निभाकर देना चाहती। एक तरह से वो संदेश देना चाहती है कि वो हिंदू धर्म की कितनी बड़ी हितरक्षक है। ये बात अलग है कि खुद देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जब शीर्ष हिंदू धर्माचार्य शंकराचार्य जी ने धर्म विरुद्ध काम करने, शास्त्र विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया, तो किस प्रकार से भाजपा सरकार के सभी मंत्री हों या जितने भी भाजपा के आनुषंगिक संगठन, सभी ने किस प्रकार उनको लांछित करने का प्रयास किया। मेरा ये कहना है कि सरकार इस तरह की व्यवस्था बनाए जिससे कि उसके राज्य में सभी तरह के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें और सरकार किसी में लिप्त न दिखे, ये प्रयास भी उसको करना चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार जब एक आदेश जारी करके ये कहती है कि बड़े स्तर पर वो होना चाहिए, सुंदरकांड का आयोजन होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि सरकार एक धर्म विशेष का पक्ष ले रही है, जो कि स्पष्ट तौर पर संविधान का उल्लंघन है। खैर, ये सभी बातें आम जनता को तय करना है कि किस प्रकार उनकी आस्था का दोहन करके सरकारें धर्म के खोल में छिप रही हैं। वो सरकार जैसे कि जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है, वो सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए किस प्रकार धर्म के खोल में घुसती है, ये सभी बात आप स्पष्ट तौर से अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्योंकि आप देख रहे किस प्रकार अब योजनाओं की बात न करके सरकार पूरे देश को, पूरे अयोध्या को राममय करने का दावा कर रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। केवल एक प्रश्न के साथ, क्या सरकार को किसी भी धर्म के कार्य में आगे आके जुटना चाहिए या इस कार्य को आम जनता की ऊपर ही छोड़ देना चाहिए? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।